Welcome to this video of my classroom. Yes, this is your classroom. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 15 गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, फिर हमने चैप्टर 15 में जंप क्यों कर लिया। तो इसका रीज़न ये है कि आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम लास्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारी डेली लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड होगा। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि कभी आपने इस तरह के सिंबल को कहीं देखा है? शायद पब्लिक प्लेसेस पे, आपके स्कूल में, आप कभी मॉल जाती हो तो वहां पर भी ऐसे सिंबल होंगे, रेलवे स्टेशन पर ये सिंबल देखने को मिलते हैं। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या-क्या चीजें डस्टबिन में फेंक सकते हैं? तो आप बोलोगे कि जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी चीज़ हम डस्टबिन में डाल देते हैं। जैसे पेपर का कचरा हो गया, या फिर कोई रैपिंग मटेरियल हो गया, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, या आपके पेंसिल को आप जब शार्प करते हो तो उसका जो कचरा होता है, तो ये सारी चीज़ आप डस्टबिन में फेंक देते हो। All the unwanted or undesired material we throw is called garbage. तो गार्बेज क्या होता है? तो जो भी चीज की हमें जरूरत नहीं है, उसे जब हम डस्टबिन में फेंक देते हैं तो गार्बेज हो जाता है। What happens if we don't have dustbin? What will happen to our waste? यदि हमारे पास डस्टबिन नहीं होंगे, पब्लिक प्लेसेस पर डस्टबिन रखे नहीं होंगे, तो क्या होगा? कचरा कहाँ जाएगा? कचरा तो फिर हमारे आसपास ही फैला रहेगा, तो हमारा पूरा सराउंडिंग पल्यूटेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही सोचो, यदि आप घर से जैसे ही बाहर निकले और आपके घर के बाहर बहुत सारा किसी ने कचरा फेंक दिया हो, तो कभी आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हम कचरा डस्टबिन में डालते हैं। अच्छा, आपके घर कुछ इस तरह की कचरा गाड़ी भी आती होगी, है ना? कचरा गाड़ी फाइनली जाती कहाँ पर है? कोई तो उसका डेस्टिनेशन होगा। वो फाइनली जाती है लैंडफिल्स पर। तो लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंडफिल आपकी सिटी के बाहर एक खाली एरिया होता है, जहां पर आपकी पूरी सिटी का जितना भी गार्बेज होता है वो डंप होता है। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, तो वो व्हीकल में कचरा लेकर एक ओपन एरिया में जाते हैं, जहाँ पे उस कचरे को डंप कर दिया जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं लैंडफिल। ये आपको फोटो दिख रही है ना, इसमें क्या हो रहा है? ये जो बड़ी सी गाड़ी है, इसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ होगा, है ना? तो वो कचरे को इसने इस लैंड एरिया में डंप कर दिया, तो ये एक लैंडफिल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज? गार्बेज में क्या क्या हो सकता है? हमारे गार्बेज में कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो आप मुझे बोलोगे कि गार्बेज यूजफुल कैसे हो गया? गार्बेज तो वो चीजें हैं जिसे हम फेंक देते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम फेंक भी देते हैं, उसके बाद भी उन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं यूजफुल कंपोनेंट्स। दे कैन बी डिकेड इजीली। इनका जो निपटान है वो आसानी से हो सकता है। जैसे कि आपके किचन का जो वेस्ट होता है, फल सब्जी, पेड़ों की सूखी पत्तियां, या फिर किसी जानवर का वेस्ट जैसे गोबर हो गया, या ह्यूमन का वेस्ट, हम वो न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें यूजफुल कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। इनका जो निपटान है वो आसानी से हो जाता है। और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इनके निपटान में बहुत से वर्ष लग जाते हैं। तो ये कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सपोज ग्लास की बॉटल्स, या कोई भी ग्लास का सामान। आप देखते होगे ना, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं तो वो ग्लास में होती हैं। और प्लास्टिक या पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें भी नॉन यूजफुल कंपोनेंट में होती है। और ये जानते हो ये क्या है आप? ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है। ये फॉइल पेपर में मम्मी खाना पैक करके देती है ना, फिर लंच में आप इसकी बॉल बनाकर खेलते हो, वही एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है।
तो ये भी नॉन यूजफुल कंपोनेंट में आ जाता है, इसका भी डीके आसानी से नहीं होता है। तो कैन वी कॉल देम एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स का निपटान कैसे होता है, ये अब हम देखते हैं। तो जो हमारे गार्बेज में नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं ना, हम तो सारा वेस्ट एक साथ ही फेंक देते हैं कचरा गाड़ी में। लेकिन जब ये वेस्ट लैंडफिल में जाता है ना, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो लैंडफिल में जाकर ये जितना भी नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स वाला गार्बेज है वो कलेक्ट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। क्या आप ये काम कर सकते हो? तो जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होता है ना, उसको इकट्ठा करके इस लैंडफिल के ऊपर बिछा दिया जाता है। इस लैंडफिल के ऊपर एक चादर की तरह बिछा दिया जाता है। फिर इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल दी जाती है, और जब ये लैंडफिल पूरी तरह से भर जाती है तो इसको किसी पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो सकता है आप जिस प्लेग्राउंड में खेलते हो वो कभी लैंडफिल रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ यूजफुल वेस्ट के बारे में। तो यूजफुल वेस्ट क्या होता है, ये अभी हमने देखा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, हमारे किचन से निकलता है, वो सब यूजफुल वेस्ट है। तो उसका निपटान हम कैसे करेंगे? जैसे सूखी पत्तियां हैं, तो क्या सूखी पत्तियों को हम जला देंगे? नहीं, हम नहीं जलाएंगे, क्योंकि जब सूखी पत्तियां जलती हैं तो धुआं होता है। तो वो जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए भी और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी। तो हम यूजफुल वेस्ट का निपटान कैसे करें? हम कंपोस्टिंग करते हैं। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्टिंग में हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैन्योर में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये मैन्योर क्या है? मैन्योर मतलब होता है खाद, और खाद का इस्तेमाल हमारे खेतों में होता है। जैसे कि हमें पोषक तत्व हमारे भोजन से मिलता है, उसी तरह से जो हमारे पेड़ होते हैं उनको पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। तो जब हम उन पेड़ों को खाद देते हैं तो वो खाद मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व रिटर्न कर देता है। तो जो हमने मिट्टी से लिया वो हमने मिट्टी को वापस कर दिया। कितना बढ़िया मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ यूजफुल वेस्ट के लिए। इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता है, उसको बढ़ाता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। हमारी मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है, और हमारे सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। रेड वर्म्स क्या है? रेड वर्म्स अर्थवर्म की एक प्रजाति होती है। तो जब हम कंपोस्टिंग के मेथड में रेड वर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो ये रेड वर्म्स होती हैं वो हमारे इस बायोडिग्रेडेबल एटमॉस्फेयर में आसानी से सरवाइव कर सकती हैं। जिस तरह हमारे टीथ होते हैं खाने को चबाने के लिए, उस तरह रेड वर्म्स के पास गिजार्ड्स होते हैं। तो गिजार्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेड वर्म्स। तो इन गिजार्ड की मदद से ये कंपोस्टिंग की प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो इससे हमारी मेन्योर जल्दी प्रिपेयर हो जाती है, और इसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट का कंटेंट कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि ये जो रेड वर्म्स हैं वो अपना भी वेस्ट इसमें रिलीज कर देती हैं, तो हमारी मिट्टी में और ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। इसलिए ही तो अर्थवर्म्स, रेडवर्म, इन सबको फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं। हम अपने लेवल पर और क्या चीजें कर सकते हैं? तो 3R का फिनोमिनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें हमारी डेली लाइफ में भी याद रखना चाहिए। तो पहला R है रेड्यूस। तो रेड्यूस क्या करना है? रेड्यूस मतलब कम करना। तो हमें क्या कम करना है? हमें हमारे कंजम्पशन को कम करना है। जो हम पॉलिथीन, प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और यदि हम किसी भी
हार्मफुल चीज का इस्तेमाल कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका गार्बेज भी कम निकलेगा। हम यदि प्लास्टिक की चीज यूज करना बंद कर दे, पूरी तरह से बंद कर दें, तो हमारे घर में प्लास्टिक का वेस्ट भी नहीं निकलेगा। फिर दूसरा आर है रीयूज। तो रीयूज मतलब फिर से उपयोग में लाना। हम कई चीजों का फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पॉलिथीन के कवर ना चढ़ा के न्यूज़पेपर के कवर चढ़ा लें, और प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उससे कोई हम आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज बना सकते हैं। तो यदि हम चीजों को फिर से यूज करने लगे तो क्या होगा, तो उसका कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, रिड्यूस भी होगा, और उसका गार्बेज भी कम निकलेगा। फिर तीसरा आर आता है हमारा रिसाइकल। सो व्हाट इज रिसाइकल? प्रोसेस इन विच यूज्ड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। तो रिसाइकल में जो हमारी इस्तेमाल की हुई चीजें हैं उसको हम नए प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के पास कबाड़ी वाले भैया भी आते होंगे। तो वो क्यों आते हैं? वो तो आपसे रद्दी लेकर जाते हैं और आपको पैसे और देके जाते हैं। तो वो पैसे क्यों देते हैं हमें? क्योंकि वो रिसाइकलिंग के लिए हमारे घर के वेस्ट को लेके जाते हैं। वो जाके किसी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में उसको जाकर बेच देंगे, और क्या होगा, उस फैक्ट्री में रिसाइकलिंग हो जाएगी। हमारे न्यूज़पेपर्स से पेपर्स बन सकते हैं, प्लास्टिक को मेल्ट करके दूसरे प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, रिसाइकलिंग। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम हमारे करने से क्या होने वाला है, हम थोड़ा बहुत रद्दी दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा? यदि सभी अपने जीवन में इन 3R को अपना लें तो एक बहुत ही बड़े लेवल पर चेंज आ जाएगा। और ये जो आपको ग्रीन सिंबल दिख रहा है ना, ये रिसाइकलिंग का इंटरनेशनल लोगो है, ये ध्यान रखना। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक अ बोन और अ कर्स। प्लास्टिक एक वरदान है या अभिशाप? ये आप खुद मुझे बताएंगे थोड़ी देर बाद। प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे पेन के ढक्कन से लेके हमारे किचन के डब्बों के ढक्कन भी प्लास्टिक के होते हैं। हमारे स्कूल से लेके हमारे घर तक हर जगह आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि हमारे इंडिया में रोज़ 15,000 टन प्लास्टिक का कचरा ही होता है। तो सोचो हम कितना ज़्यादा प्लास्टिक का कंजम्पशन कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक है, आप लोगों को पता है कि वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है डिकम्पोज होने में। यदि हम प्लास्टिक को जलाना चाहें तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इस इमेज में जले हुए प्लास्टिक को आप देख सकते हो कि वो किस तरह से ज़मीन पर ही चिपक गया है, पर वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है। और जब इसे जलाया होगा तो कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकली होंगी। और एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि इट टेक्स एटलीस्ट 450 ईयर्स फॉर अ सिंगल प्लास्टिक बॉटल टू डिकम्पोज। एक जो आप प्लास्टिक की बॉटल रेलवे स्टेशन पर खरीदते हो ना, उस प्लास्टिक की बॉटल को डिकम्पोज होने में, डिग्रेड होने में 450 वर्ष लग जाता है। तो अब आप ही मुझे बताएं कि ये एक वरदान है या अभिशाप। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इतने सारे कलर के डस्टबिन तो आपने देखे, तो ये अलग अलग कलर के बिन्स क्यों होते हैं? इसका रीज़न है कि हर तरह के कचरे का डिकम्पोजिशन अलग तरह से होता है। जैसे कि आपने देखा था ना कि किस तरह यूज़फुल वेस्ट को हम अलग तरह से ट्रीट कर रहे थे और नॉन यूज़फुल वेस्ट को हम अलग तरह से ट्रीट कर रहे थे। जहाँ भी आप ग्रीन कलर का डस्टबिन देखो तो वो ग्रीन डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालने के लिए होता है, और जो ब्लू डस्टबिन होता है वो ड्राई वेस्ट के लिए होता है, जो प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर्स, ये सारी चीज़ें जब आप डंप करने जाओ तो आप ब्लू डस्टबिन में डालोगे। और ये जो ब्लैक कलर का डस्टबिन है वो हजार्डस वेस्ट के लिए होता है, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, बच्चों के डाइपर वगैरह जो होते हैं ना वो, और ब्लेड्स, बैंडेज, या फिर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं, या
ट्यूबलाइट, CFL या ग्लासेस वगैरह जो होते हैं, जो किसी को गड़ सकते हैं, किसी को चोट लग सकती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ब्लैक डस्टबिन होता है। और भी अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं। अब बारी आती है हमारे फाइनल गुड बाय क्वेश्चन की। Low lying land used to dispose garbage is called garbage dump, landfill, dustbin या कंपोस्ट। ABCD जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 14 के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है माय क्लासरूम। यस, दिस इज योर क्लासरूम।